अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान के आइन में जो कि 1973 में एक बाकायदा शक्ल में आया, उसमें एक बहुत अहम आर्टिकल है, आर्टिकल 5, जिसमें मुमलिकत से वफादारी का कहा गया है। बड़ा मुफस्सल आर्टिकल है, लेकिन उसका मफहूम यह है कि पाकिस्तान का आइन जो कहता है उसको माना जाए। लेकिन हमने इमरान खान के केस में ये देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें हिफाजती ज़मानत दे दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दे दिया। तो जो हम एपिसोड्स देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में, उससे यही एनालिसिस हो रहा था कि कानून का बोलबाला होना चाहिए, बात माननी चाहिए, अदालत में जाने में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि आर्टिकल 5, मैं एज ए जर्नलिस्ट ये सवाल उठा रही हूँ कि यहाँ पे तो आर्टिकल 5 पे अमल दरामद थोड़ा मुश्किल हो गया। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, शहबाज राना साहब ने एक स्टोरी की है जिसमें ये बात की गई है कि जो सेनेट में इसहाक डार साहब ने तकरीर की थी IMF और पाकिस्तान की डील के हवाले से, उसमें रज़ा रबानी ने जो ख़त लिखा था कुछ हफ्ते पहले कि क्या ये वजह है कि पाकिस्तान का कोई सिक्योरिटी के हवाले से नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे IMF और पाकिस्तान की डील नहीं हो रही। इस पर भी मुफस्सिल बात करेंगे, क्या वाकई कुछ ऐसा प्रेशर है नहीं, क्योंकि एक बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट की स्टोरी है। इस पर भी हम बात करेंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे कि अब हुकूमत भी नज़र आती है कि बातचीत करेगी, और फवाद चौधरी ने भी कहा है कि मकाम और तारीख बताएं, हम बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं। और जो लाहौर में ज़मान पार्क में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लोग नज़र आए, लेकिन उस्मान बुज़दार नज़र नहीं आए, परवेज़ इलाही नज़र नहीं आए, शाह महमूद कुरैशी उस तरह से नज़र नहीं आए, पंजाब काबीना में जो PTI के मेन मेंबरान थे वो नज़र नहीं आए। इन तमाम नुकात पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें शेख वकास अकरम साहब PTI से, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। हसन मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर खाकार नजीब साहब मुझे ज्वाइन करें, इकोनॉमिस्ट हैं। और ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। जी शेख साहब, आप इसको किस तरह से लेते हैं? इसहाक डार साहब ने कहा है कि IMF का जो एटीट्यूड है वो अनकस्टमरी है, वो पाकिस्तान को स्नब कर रहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के हवाले से। अभी एक स्टोरी की है शहबाज राना साहब ने, किसी मुल्क या ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह से नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन लगता ये है कि इस तरह की कोई बात है। रज़ा रबानी साहब ने भी इस तशवीश का इजहार किया। आप क्या समझते हैं कि IMF के साथ डील ना होने की वही वजूहत है जो आपकी पार्टी छोड़ के गई थी, या नई वजूहत आ रही हैं सामने? नहीं, ये वजह नहीं है IMF से डील ना होने की। IMF से डील ना होने की अगर ये वजूहत होती कि जी PTI चीज़ें छोड़ के गई है तो इस वजह से नहीं हो रही, तो फिर इसहाक डार साहब किस लिए हीरो बन रहे थे? इसहाक डार साहब ने जो इतनी मीटिंग्स की और उसके बाद कौम को मुबारकबादें दी और फिर रोज़ डेट्स दी हैं, वो किस हवाले से दी हैं? मैं ये समझता हूँ, और जो मेरी इतला है वो ये है कि IMF जो है उसको खदशा है कि ये इलेक्शंस जो है सर पे हैं। अगर इस वक्त पैसे इनको दिए गए तो IMF के पैसों का इस्तेमाल जो है वो और जो बजट बनेगा वो इलेक्शन सेंट्रिक होगा। इलेक्शन सेंट्रिक बजट का मतलब ये है कि ये हुकूमत अपने वोट सिक्योर करने के लिए इस बिगड़ी हुई मीशत में, तबाहाल मीशत में भी ऐसे इकदाम करेगी जो सिर्फ वोट सी करने के लिए होंगे। और ये मैं आपको बड़े मुस्तनद ज़राए से बता रहा हूँ कि ये खदशात उनके हैं और वो वक्तन फ़क्तन अपने लोगों को भी उस तरीके से कन्वे करते रहे, और वो इसीलिए डिले कर रहे हैं। और बहुत सी मीटिंग में इसीलिए वो एजेंडे के ऊपर नहीं है, और इसका इजहार भी वो दबे दबे अल्फाज में हमारे चंद पाकिस्तानी दोस्तों के साथ कर चुके हैं। और इसहाक डार साहब के नेगोशिएशंस के जो स्किल्स थे वो भी ऑब्वियसली नुमाया थे, किस जो है वो किस हवाले से और किस एटीट्यूड के साथ ये वहाँ गए, और उसके बाद जब वापस आए तो उसके बाद तबीयत कैसी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इसको अभी और डिले करेंगे। इसमें सिर्फ PTI के मामला हुकूमत वाले नहीं है, इसमें इनकी अपनी जो अप्रोच है पिछले चंद महीनों से, और जिस तरीके से ये इलेक्शंस को डील कर रहे हैं, और जिस तरीके से शेख साहब, ये जो सिक्योरिटी का, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी शेख साहब, ये जो सिक्योरिटी का एलिमेंट आ रहा है कि क्या कोई सिक्योरिटी रीजंस हो सकती हैं, कोई ऐसा नया मुतालबा अंडर द कार्पेट हो सकता है जिसको अथॉरिटीज़ पब्लिक करने से अवॉइड कर रही हूँ? जो इस वक्त इनके हालात हैं वो IMF इनसे जो मर्जी करवा लेगी, सब कुछ करने को तैयार है। तो अगर कोई ऐसा मुतालबा IMF का होता भी सही तो इन्होंने आगे बहुत सारी चीज़ें अंडर द टेबल ओवर द टेबल की है तो ये कर देते। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब वो इनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इनका मादी जानते हैं। मैंने आपको कहा ना कि IMF एक ऐसा इदारा है जिनके लोग हमारे
हर पॉलिटिकल पार्टी को जानते हैं, उनके बाजी को जानते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती भी सही तो ये कर चुके होते, बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ है नहीं। ठीक है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आप बताइएगा, आपके मुताबिक अब हम अमेरिका के साथ क्यों बात कर रहे हैं? क्या वजह है कि अब आईएमएफ हमसे डू मोर का मुतालबा कर रहा है और हमें अमेरिका की सिफारिश की ज़रूरत पड़ी है? इसहाक डार कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई देते हैं। पहले वो ये कहते हैं कि आई विल सी आईएमएफ और मुझे मिफ्ता से ज़्यादा पता है, और अब वो कह रहे हैं कि जी मुआहदा हो जाएगा तो वेबसाइट पे लगा देंगे। सर, क्या वजह है? जो शहबाज राना साहब ने स्टोरी की है, ये किसी मिसाइल को लेके ही इनसिक्योरिटीज़ हैं किसी मुल्क की, या मामला कुछ और है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले हमें एक बात अब समझनी चाहिए कि आईएमएफ जो है वो एक आर्म ट्विस्टिंग टूल ऑफ द इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के खैर खानी, पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। आईएमएफ भी पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। अब जब उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है कि हमने इनको तकरीबन घुटने इनके टेक दिए, तो आई डोंट रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी कि वो हर किस्म की सिक्योरिटी या नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड डिमांड जो है वो पाकिस्तान पे वो कर रहे हैं। आफ्टर ऑल, इसहाक डार साहब इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये नहीं हो सकता कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट वो इस तरह के कल जुमले जो उन्होंने बोले हैं कि वो ऐसी ऑफ द कफ मारे, या ये है कि वो अपनी नाकामी जो है वो किसी और के कंधों पर डालना चाहते हैं कि जनाब इसलिए शायद आईएमएफ के एग्रीमेंट नहीं हो रहा। क्योंकि एक बात होता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान के अवाम हो, पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो, पाकिस्तान के 3 इश्यूज के ऊपर जिन पे टोटल नेशनल कंसेंसस है, उस पर कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक कश्मीर है, एक अपना हमारे जो स्ट्रेटेजिक वेपन न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है, और तीसरा ऑब्वियसली सीपैक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ शरारत करने की कोशिश की है कि किसी तरह हमें अपनी कोई ऐसी डिक्टेशन कौमी सलामती के हवाले से मनवाई जाए, तो पहली बात है, आई एम श्योर कि इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब कभी ऐसी चीज पे एग्री नहीं करेंगे, कोई एग्री नहीं करेंगे, कोई गवर्नमेंट एग्री नहीं करेगी। और अगर रजा रबानी साहब ने वो लेटर लिखा था आज से 7-8 दिन पहले, लेकिन इसका एग्री मतलब ना करके फिर क्या करेंगे? क्योंकि देखिए जी, आपने आज नोट कर लिया कि फॉरेन सेक्रेटरी साहब इमीडिएटली चाइना उन्होंने फ्लाई किया है, और वो जा रहे हैं कि वो जो चीज पब्लिकली सामने आ रही है कि जनाब चीन और आपके जो एलाइज हैं वो आपको जो 6-7 अरब डॉलर है वो इन राइटिंग में वो आपको दे, कंफर्म करे, तो फिर बात आगे चलेगी। और इसहाक डार साहब ने ये भी बात कह दी है, देखें बड़ा मीनिंगफुल बात है उनकी, कि हम तो उनकी बातें मान के थक गए हैं। वो दोस्त ममालिक कह रहे हैं, वो दोस्त ममालिक कह रहे हैं कि हम आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में मदद तब करेंगे जब आप आईएमएफ का एतबार हासिल करें। तो ये दोस्त ममालिक आईएमएफ की कोर्ट में बॉल डाल देते हैं, आईएमएफ दोस्त ममालिक की कोर्ट में बॉल डाल देता है, और पाकिस्तान इज नॉट एबल टू कन्विंस ईदर ऑफ देम। एक एबनॉर्मल सिचुएशन तो पाकिस्तान में चल रही है ना, जो इसका इंटरनल हालात है पॉलिटिकल और इंस्टेबिलिटी के, और जो है कि इस वक्त पूरे मुल्क का फोकस, पूरे मीडिया का फोकस, पूरी गवर्नमेंट का फोकस इमरान खान के 85 केसेस पे है। मैं तो हैरान हूँ कि अब हम क्या कह के थक गए हैं। अगर वो सैनिटी प्रिवेल नहीं करती है, बेटर सेंस प्रिवेल नहीं करते हैं, तो फिर ठीक है, यही होगा, एंड देन लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग व्हिच हैपेंस। देखे ना, ये कितना हमारे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का कितना नुकसान है, हमारे जुडिशरी का कितना एफर्ट जा रहा है। सिर्फ आज 9 प्रोटेक्टिव बेल्स चल रही है इमरान खान की, लाहौर हाई कोर्ट में बेंच बैठा हुआ, शाम के भी 7 बज गए, पता नहीं कितनी और देर तक हेयरिंग होती है। एक अजीब सा मेरे साथ दूसरे मेहमानों को शामिल करते हैं। डॉक्टर खाकान, इनफैक्ट पहले मैं हसन मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आती हूँ, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी। आपकी पार्टी की तरफ से खत लिखा गया, रजा रबानी साहब ने लिखा, उनके जहन में बात पहले आई कि क्या कहीं कोई सिक्योरिटी का खदशा तो नहीं है, क्या हम किसी प्रेशर में तो नहीं आ रहे, क्या जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में काम करता है आईएमएफ, तो क्या ऐसा कोई किस्सा तो नहीं है? तो फ्लोर पे तो इसहाक डार ने बड़ा पुरएतमादी से जवाब दिया, लेकिन सर्कमस्टांसेस ये ट्रांसलेट नहीं कर रहे। तो आप लोग सारी पार्टीज मिलकर इस पर बात क्यों नहीं कर लेती ऑफ द रिकॉर्ड? मुर्तजा साहब, मुझे जरा आवाज कट रही थी, अब आ रही है आपको? मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी पार्टी ने आइडिया फ्लोट किया था, आप लोग उस पर बैठ के बात क्यों नहीं कर लेते? किनसे बात करनी है जी? आपस में बात करनी है आप लोगों ने, बजाय कि रजा रबानी साहब गवर्नमेंट से पूछे, इसहाक डार से पूछे,
एक खत के तहत आप लोग मिलकर बैठ के बात करें इस बारे में कि क्या मसला है। देखिए जी, मेरा ख्याल है कोई रजा रवानी साहब ने कोई गैर आईनी या कोई गैर कानूनी कोई ऐसी बात नहीं की। और हर आदमी का अपना एक हक है कि वो अपनी राय रखते हैं। वो अगर समझते हैं कि उन्हें खत लिखना चाहिए था, उन्होंने लिख दिया है। इसमें कोई ऐसी सॉरी कोई ऐसी चीज भी नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है। वो होता रहता है, ये चलता रहता है। और जब भी कोई ऐसे मामलात होंगे, अगर पार्टी की सतह पे हुए तो वो यकीनन मिल बैठकर और उनसे बात हो सकती है। हम उनके अलाइज हैं और उनके साथ हुकूमत में बैठे हैं। जरूर पार्टी की सतह पे हुए तो हो जाएगा। ये रजा रबानी साहब ने जो पूछा है वो भी कोई ऐसा गैर आईनी काम नहीं है। ये तो अपनी हर आदमी की एक राय तो है ना। पार्टियों में तमाम लोग जो हैं वो अपनी मुख्तलिफ राय जरूर रखते हैं, लेकिन जब पार्टी एक डिसीजन कर देती है वो पार्टी पॉलिसी बन जाती है। फिर उस पर अगर कोई राय और दे तो वो तो हो गया कि उन्होंने उससे इख्तलाफ किया है या इत्तफाक किया है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर नजीब साहब, ये लिखा है शहबाज राना साहब ने कि फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज ब्रॉट दिस इशू ऑफ द रेंज ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स इनटू द पब्लिक स्फेयर, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड बाय अ वेस्टर्न कंट्री टू अबंडन द लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम। वेस्टर्न कंट्रीज पहले चाहती नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन करके बताया। ये उन्होंने रिपोर्ट किया है। क्या इस वजह से पाकिस्तान को की डील नहीं हो पा रही आपके मुताबिक? बतूल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के पास आईएमएफ के अलावा इस वक्त कोई और राह फरार नहीं है। आईएमएफ से कोई और ऐसी इंटरनेशनल आर्किटेक्चर नहीं है जो आपकी इकोनॉमी को इस वक्त सहारा दे सके। आपने कोशिश करके देखी कि आप फ्रेंडली कंट्री से पैसे लें, आप नहीं ले सके। आपको किसी भी फ्रेंडली कंट्री ने पैसे नहीं दिए, बल्कि ये कहा कि आप आईएमएफ के पास जाएं और आप आईएमएफ से ये अपने रिफॉर्म प्रोसेस को आगे लेकर चलें तो सऊदी अरेबिया भी पैसे देगा, चीन भी पैसे देगा। याद रखिए कि चीन ने अभी जो आपको पैसे दिए हैं, दे आर नॉट न्यू मनी, दीज आर मनीज दैट वर विद चाइना, जो हमने अभी 3 महीने पहले वापस किए थे, वो भी बड़ी मुश्किल से वापस लिए। अब इस चीज को आगे चलाते हैं। आपकी इकोनॉमी जहां पे खड़ी है, इसके कसूरवार हम खुद हैं, हमें किसी पे इसका बोझ नहीं डालना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी को पिछले 12-14 माह में स्पेशली और कई दिहाइयों में ऐसे चलाया गया कि एक इंपोर्ट लेड मॉडल था पाकिस्तान इकोनॉमी का। उसमें हमने अपनी सलाहियत, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो, ये दोनों सलाहियतें जो हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, हमने नहीं बनाई। हमने टैक्स नहीं किया एग्रीकल्चर को भी, रिटेल को भी, प्रॉपर्टी को भी। तो आप यहाँ पे आके खड़े हुए। जब आप यहाँ पे आके खड़े हैं, ये भी समझ लीजिए कि आप खड़े कहाँ हैं। आई थिंक पीपल आर रियली मिसिंग द पॉइंट। 4.3 अरब डॉलर के जखायर हैं। अगर मैं सिर्फ 3 मुल्कों का नाम लूं तो सऊदी अरेबिया से 4 अरब बोरो किया हुआ है, यूएई से 3 अरब बोरो किया हुआ है, इसी तरह चाइना से 4 अरब बोरो किया हुआ है, सॉरी सऊदी अरेबिया से 3 बोरो किया हुआ है। ये है इस वक्त की सिचुएशन। 31% इन्फ्लेशन चल रही है मुल्क में, 45% से ऊपर फूड इन्फ्लेशन चल रही है। सीपीआई। लेकिन डॉक्टर साहब जी ये फिगर्स हम कोट पहले भी करते रहते हैं, लेकिन बताइएगा कि ये अब मटेरियलाइज क्यों नहीं होगा? ये यूएस को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, फिर हो जाएगा जी। उसमें मैं आता हूं कि आईएमएफ का क्या है। अब मैं आईएमएफ पे कंट्रीज को हेल्प करता हूं। मैंने पाकिस्तान को 2 दफा हेल्प किया है। मैंने इन्हीं वजीर खजाना के साथ, जो हमारा अभी का प्रोग्राम 13-16 का कंप्लीट हुआ था, तो मैं उनकी कोर टीम का पार्ट था। फिर मैं पीटीआई की भी कोर टीम में हेल्प करता हूं। आई एम अ प्रोफेशनल, आई डोंट वर्क विद एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, आई वर्क फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जब ये प्रोग्राम नहीं साइन हो रहा था तो तब भी मैंने हफीज शेख, शौकत तरीन और के साथ ये प्रोग्राम पाकिस्तान का जो है चलाने की कोशिश की थी। तो फिर चल भी गया, फिर कोविड आ गया। अभी भी याद रखिए कि एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। आप आईसीयू में हैं, आईसीयू का दुनिया का एक ही डॉक्टर है, ये इंटरनेशनली एस्टैब्लिश चीज है। अब आप आइए कि हम क्यों नहीं उनके साथ तय कर पा रहे। देखिए, मेरे ख्याल में एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द रेसिपिएंट कंट्री पाकिस्तान एंड द आईएमएफ, और इसमें दोनों का कसूर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों पे आती है। वो ट्रस्ट डेफिसिट क्या है? हमने बजट दिया, हमने उससे इनहराफ किया जो हमने आईएमएफ के साथ तय किया। हमने जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप काइंडली मेरे साथ रुकिएगा, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक नहीं, वापस आएंगे।
जी हसन मुर्तज़ा साहब, आप बताइएगा कि ये हुकूमत और इमरान खान की बातचीत हो पाएगी? आप लोग सालसी का किरदार अदा करेंगे? इस दफ़ा तो फवाद चौधरी ने भी कह दिया, इमरान खान ने भी कह दिया, बात करने को तैयार हूँ। लेकिन जी पीपल्स पार्टी जो है वो तो हमेशा डायलॉग पे यकीन रखती है और उसने कभी भी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं किए। हमने तो खान साहब को कई दफा ये ऑफर भी की कि हमें मिल बैठना चाहिए, हमें इस मुल्क की इकोनॉमी को सीधा करने के लिए सारी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा और जो इस वक्त चैलेंजेस हैं मुल्क को दरपेश, वो शायद किसी भी एक जमात के बस की बात नहीं है उन्हें हल करना। अगर हम सारे इकट्ठे मिलके बैठें और बातचीत के जरिए इन मामलात को हल करें तो शायद मैं समझता हूं कि बेहतरी आ सकती है। और फिर जहां तक इमरान खान साहब की बात है तो उन्होंने फासले इतने बढ़ा दिए हैं कि उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी मिल के बैठने की, मिल के बात करने की। पूरी तरीके से उन्होंने इस कौम को पाकिस्तान की क़यादतों को उनको एक इंतशार और उनमें इतना एक वो नफरत भर दी है कि नहीं बैठ सकते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी इस चीज का जो है वो गवाह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्की मफाद के लिए, मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, मुल्क के अंदर दीगर मसाइल के हल के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वो साथ लेके चलती है। 73 का जो मुत्तफिका आइन है उस वक्त तमाम जमातों की ठीक है, क़यादत ठीक है। हसन पार्लियामेंट के मुर्तज़ा अंदर साहब, आई मौजूद होल यू थी। हेयर। शेख वकास और अकरम हमने साहब, आपसे पहले राब्ता नहीं हो पा रहा था। हसन मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा रिकंसिलिएशन चाहिए है। शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि आए मिलके बैठे। अब आप लोग सीरियस लग रहे हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या आप लोगों को सीरियसली लेगी बातचीत को लेके? देखिए, खान साहब ने तो अभी कल भी कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, चंद हफ्तों पहले भी कहा कि हम सबसे बात करने को तैयार हैं। ये जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट ऑफ द डे की, हुकूमत वक्त की, कि वो मुल्क में किसी भी किस्म के इंतशार से मुल्क को बचाने के लिए पहल करे हमेशा। अगर खान साहब बात करने को तैयार हैं तो फिर इनको उनकी बात सुननी चाहिए। अगर ये बात नहीं सुनेंगे तो मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन को सिर्फ FIR दे के, पर्चे दे के, पुलिस उनके घरों में भेज के उसे नहीं काउंटर किया जा सकता, उसे स्नब नहीं किया जा सकता, उसे दबाया नहीं जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर खान अपोजिशन कह रही है कि वो बात, क्योंकि पहले गवर्नमेंट लोगों को ये कहती थी कि हम तो बात करते हैं, बात करने को तैयार नहीं है। अब खान साहब पब्लिकली ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि हम तो सबसे बात करने को तैयार हैं। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इन मामलात को इनके लॉजिकल एंड की तरफ ले जा सकते हैं। अब अगर हुकूमत ना करे तो ठीक है, फिर अपोजिशन ने तो जो अपना रास्ता है वो चुन लिया है और वो हकीकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। बात करेंगे लाए अमल क्या होगा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स, 2-3 नुकात बताइएगा किस एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से। सबसे पहले किस बारे में बात करना चाहेंगे? मेरा कि होगा एक शख्स जिसके ऊपर 80 से ज़्यादा मुकदमात पूरे पाकिस्तान में कर दिए जाएं, वो बैठे लाहौर में हो और कोयटा में उन पर FIR हो रही हो, कराची में उन पर FIR हो रही हो, पेशावर में उन पर FIR हो रही हो। तो अब आप देख लें कि इस हवाले से वो 18 को कह रहे थे, श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करा दिए कि मैं पेश हो जाऊंगा। उसके बावजूद भी जो तूफान बदतमीजी, जो पुलिस गर्दी, जो बदमाशी हुकूमत वक्त की तरफ से हुई है, हालांकि ये जो हुकूमत है निगरान, इसको सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए बिठाया गया है, मगर जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया, PTI इस किस्म की चीज़ों से इज्तनाब करेगी। खान ने इनको मौका नहीं दिया, ये तो चाहते थे कि आगे से कहा है कि गिरफ्तार नहीं करें। लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजी ज़मानत दे दी है। एक और केस में वैसे ही कल हिफाजी ज़मानत मिल गई थी, एक और केस में वारंट मुअत्तल हो गया था। तो ये काफ़ी स्पेस है। अब आप इस स्पेस को बातचीत में यूटिलाइज फौरी तौर पे करेंगे? देखिए, खान साहब ने तो कहा था कि मैं पेश होऊंगा और वो पेश होंगे, और उसके बाद ये चाहते हैं कि खान को उलझा दिया जाए अदालतों में, केसेस में, FIRs में, और इलेक्शन कमीशन और इन सारों पे से तवज्जो हट जाए और इलेक्शन को किसी तरीके से डिले किया जा सके। तो ये मैं इनको बता दूं, ये नहीं होगा। इलेक्शन के लिए बिल्कुल आखिरी हद तक जाएगी तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ अपने लीडर की हिफाजत के लिए भी आखिरी हद तक। जी शेख साहब, आई होल्ड यू हियर। आप एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे।
प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्लीज़ ब्रिगेडियर साहब, आपकी मौजूदगी यहाँ पे इसलिए रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब इमरान खान बात करते थे तो वो चीफ ऑफ आर्मी साहब से नीचे बात नहीं करते थे। इवन जो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये सब प्रेजेंट आर्मी चीफ इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिटरली ये कहा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने को तैयार हूँ, मैं सबसे बात करूँगा। तो आप मुझे बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट को उनकी ये बात समझ आएगी, सिटिंग चीफ को उनकी बात समझ आएगी, गवर्नमेंट उनकी ये बात सीरियसली लेगी? देखें, जो आपकी आवाज अभी इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन जो तुम ये आपका थोड़ा सवाल जो समझ आया, मुझे बड़ा गौर करना पड़ा। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जो मैं समझ वो बड़ा क्लियर है। वो क्लियर ये है, उसमें क्लैरिटी ये है कि गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड स्टिक टुगेदर, और ये तमाम अपने पॉलिटिकल जो रोड मैप है रिकंसिलिएशन का, उस पर ये खुद बैठ के इत्तफाक करें, खुद सॉर्ट आउट करें, आपस में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है वो ये खुद करें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान को लेके जाए। और मैं आपको बता दूं कि यही वजह है कि ये जो करंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, कितने अरसे से हम देख रहे हैं, यही वजह है कि जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट उसका फायदा उठा रही है। यही वजह है जिसको IMF जो है वो देख रही है कि यार ये मुल्क जो है ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इनको पैसे देंगे तो सारा फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं अपने मोहतरम जो हमारे इकोनॉमिस्ट डॉक्टर साहब है, मैं उनसे थोड़ा एग्री नहीं करूंगा। यहाँ पे हम पॉलिटिकल विल नहीं देख रहे हैं। सिर्फ एक चीज में पॉलिटिकल विल नजर आ रही है पिछले चंद महीने से, वो ये है, या माजी में भी जो गवर्नमेंट्स हैं, कि बस हमें वो पैसे दे दें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, शॉर्टली बिकॉज़ मेरे पास आज थोड़ा वक्त कम है, मुझे इस पे आपका कमेंट चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, ये जो निगरां वजीर आला पंजाब ने कहा है कि मोहम्मद इकबाल साहब का ताल्लुक निफाज शरीत मोहम्मदी की तंजीम से था, फिर वो TTP में शामिल हो गए, ये वही है, ये ऐसा ही है जैसे रिपोर्ट किया जा रहा है, या ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है? क्योंकि अगर ये है तो ये बहुत अलार्मिंग है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, हजारों लोग आए हैं वहां से, साबिक अपना फाटा और KP से और बाकी सूबों से भी लोग आए हैं, और तम जो लोग आए हैं सारे शायद मेरे और आपसे वो बेहतर मुहिब वतन पाकिस्तानी है। खासकर मैं KP के लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अफगान जिहाद में और दूसरा फिर वॉर ऑन टेरर में। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक बाय डिजाइन एक ये चीज, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये तो इन्होंने तो TTP में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। सॉरी, एक जर्नलिस्ट के मुताबिक इन्होंने बाद में, इकबाल खान ने बाद में TTP ज्वाइन कर ली थी, फिर वो जमान पार्क में आ गए, तो इसका क्या मतलब है? भाई मेरी बात सुने, मैं बात कर रहा हूँ, आप बीच में वो इंटरप्ट कर रही है। जी। मैंने उनकी वीडियो सुनी है, वो जो मोहम्मद सईद साहब, जो भी उनका नाम है, ये मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने क्लियरली कहा कि जनाब ठीक है, मैं सूफी मोहम्मद के साथ होता था आज से 15 साल पहले, फिर उसके बाद उनको कानून के मुताबिक शायद कुछ जेल मिली थी, उसके बाद वो खत्म होगी उनकी पनिशमेंट, वो आके उन्होंने PTI को ज्वाइन कर लिया। अब आप बताएं कि अगर वो एक दफा वो सूफी मोहम्मद के साथ थे तो क्या वो हम उनको मार दें, उसके बाद हम कहें कि वो दहशतगर्द आदमी है? देखें, ये सारे नैरेटिव बनाए जाते हैं अपनी पॉलिटिकल मामला को शूट करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट, आप समझते हैं कि इसमें वजन नहीं है, इस खबर में कोई वजन, और ये जो निगरान वजीर आला ने वजीर इत्तलात ने कहा इसमें कोई वजन नहीं है बात में? नहीं, बिल्कुल कोई वजन नहीं है, साथ नजर आ रहा था। अब वजीर इत्तलात साहब भी है, मैं क्या कहूँ। देखिए, मेरिट के ऊपर केयरटेकर गवर्नमेंट बनती है, मेरिट पे लोगों को लगाया जाता है। अगर आप एवरी टॉम डिक एंड हैरी को लगा देंगे, फलां वजीर, इस तरह नहीं होता। माजी में भी तो केयरटेकर गवर्नमेंट हमने देखी है ना, नजम सेठी साहब की और अफसर की रिव्यू साहब की, जनाब कभी ऐसे मसले पे वहां पे पैदा ही नहीं हुए थे। तो मुझे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के जिसमें IG साहब भी बैठे थे, इट वाज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग कि ये हम क्या कर क्या रहे हैं। ये हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट तो इलेक्शन कराने आई थी, इलेक्शन फैसिलिटेट कराने आई थी, वो तो यहाँ पे वो तो किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में है, एक और माइंड सेट में है, और अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स को एक्सपोज किया। तो ये तो बिल्कुल मामला इसका बिल्कुल ठीक नहीं है। दैट इज द रीजन कि IMF ये तमाम चीजें देख रही है, दुनिया हम पे हंस रही है कि ये अपने आप के साथ कर क्या रहा है, ये मुल्क इनको हो क्या गया है। व्हाट इज रॉन्ग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज रॉन्ग विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जी, अब डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप मुझे बताइएगा कि हम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस वक्त कितनी मैटर करती है? शुरू से करती है, लेकिन इन 2-4-5 दिनों में, और अब इसके बाद जो IMF ने मजीद वक्त मांगा है, तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितना इन्फ्लुएंस कर रही है मुआहदा ना होने को? तो बतूल, आई थिंक अगर आप सब लोगों की बात सुने तो एक चीज तो तकरीबन सबने तय कर ली है कि हमें एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी होना चाहिए जिसमें मुल्क को चलाना है। चार्टर ऑफ सर्टेनिटी मैं पिछले 12-14 माह से कह रहा हूँ
और बतूल, आई हैड द प्लेजर ऑफ सर्विंग विद ऑल 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपीपी, पीएमएलएन एंड पीटीआई। ये मैच्योर लोग हैं। हमीद साहब ने भी बिल्कुल ठीक बात की है। इनको एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी सिर्फ ये तय करना है कि इलेक्शन साइकिल कैसे चलेगा। आपने आज कराने हैं, जून में कराने हैं, अक्टूबर में कराने हैं। ये वो सिग्नलिंग है जो कि दुनिया आपसे ढूंढ रही है। मैं समझता हूं सिर्फ मल्टीलैटरल्स ही नहीं, और मैं इंटरनेशनली काम करता हूं बतूल, सो आई टॉक टू द इंटरनेशनल फ्रेंड्स, और मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूं। तो वो कहते हैं अच्छा यार बता दो, व्हेन आर यू गोइंग टू हैव इलेक्शंस इन द कंट्री, आर दे गोइंग टू गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन आर दे गोइंग टू बी। सो देखिए, मैं इनसे और इस आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब ने कहा है कि एक सर्टेनिटी होनी चाहिए। तो ये सब बड़े हैं, वेरी गुड, दे शुड सिट डाउन। द एस्टैब्लिशमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, दे हैव टू डिसाइड इट, दे आर आवर पॉलिटिकल लीडर्स। इनको हम वोट देते हैं, ये डिसाइड करें कि जी हमने क्या करना है। और लाइफ तो गिव एंड टेक पे ही है ना। अगर आपने मुझे 10 मिनट दिए प्रोग्राम में, मैं कह रहा हूँ नहीं 12 दें, तो आप कहेंगे अच्छा चलें आप 11 ले लें। So it's a give and take. They have to decide. That will send a signal to the multilaterals, IMF and the partners, जो मेरे ख्याल में फ्रेंडली कंट्रीज भी थोड़ा सा हिचकिचा रही हैं आपको पैसे देते हुए। वरना मैंने बहुत दफा चाइना के रोल ओवर कराए हैं पैसे, सऊदी अरेबिया से हम पैसे लेके आए, हमने उनसे फैसिलिटीज ली। आई थिंक वो भी सोच रही हैं कि थोड़ा सा टाइम दे, और टाइम पाकिस्तान के पास है नहीं है। पाकिस्तान को हम श्रीलंका की तरफ ले जा नहीं सकते। अगर ये चाइना पैसे ना देता तो वी वर इन डीप ट्रबल। पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस में आ गया है। इनको एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी कर लेना चाहिए। जितनी मर्जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, ये आपस में जितना मर्जी चीजों से इनहराफ करें, डिसएग्री करें, बट एक पाथ तो दिखाई देगा ना। मुझे एज अ वोटर दिखाई देगा, बैंकर्स को बाहर दिखाई देगा। और फिर मैं रिपीट करूंगा, हम सबको इस वक्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट कोई भी होती, पीटीआई की होती, पीडीएम की होती, मैं यही कहता कि प्लीज आईएमएफ का प्रोग्राम साइन कीजिए। और मैं फिर कहता हूं कि आईएमएफ को थोड़ा सा दूर रखिए। ये जो बाकी चीजें जो डॉक्टर साहब, मेरे पास एक 2 मिनट है, मुझे शॉर्टली एक कमेंट चाहिए सब मेहमानों से। शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि अरशद शरीफ के केस में चीफ जस्टिस ने कहा है कि अरशद शरीफ को बैरून मुल्क सपोर्ट और तहफ़्फ़ुज़ देने वालों पर इल्ज़ामात हैरानकुन हैं, लेकिन इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्यों? देखें, चीफ जस्टिस ने ये बात क्यों की है मुझे तो नहीं पता। उसके लीगल ग्राउंड्स क्या है। हो सकता है वो कोई जुरिस्डिक्शन का इशू हो, या यहाँ कोई ऐसे लोग हों जिन पे हाथ डालने से, मैं तो नहीं समझता कि इतनी बड़ी अदालत जो है किसी को हाथ डालने से कासिर हो। आई डोंट नो, जिस वक्त ये डिटेल फैसला आ जाएगा फिर ही उसमें से कोई बात सामने आ सकेगी। मगर अरशद शरीफ का जो कत्ल है, जो शहादत है, ये ज़हन में रखिएगा कि रहेगा नहीं, क्या वजह है? आज नहीं तो कल। जी शेख साहब, प्लीज मुझे ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल। जी ब्रिगेडियर साहब, क्यों नहीं हो पा रहा ये? देखिए जी, मेरी बात सुनिए। अभी अरशद शरीफ साहब की बात बहुत एक प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको चलने दें। मैं जो इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा लिक्विडिटी, डॉलर लिक्विडिटी है का मसला क्रंच है। There is no shortage of dollars in Pakistan. एहसन इकबाल साहब ने क्या खूबसूरत बात की थी। सब सियासतदानों को पता है, सब गवर्नमेंट के लोगों को पता है। आपको 48 घंटे चाहिए, अ पॉलिटिकल विल एंड डिटर्मिनेशन। यू डोंट नीड द IMF। पाकिस्तान के शराफिया के लॉकर्स पे हमला करें, आपको वहां डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान के शराफिया के घरों के बेसमेंट में आप जाएं, वहां पे आपको डॉलर मिलेंगे। परवेज इलाही के जो राइट हैंड पकड़े गए भट्टी साहब, उन्होंने एलिजिडली कहा है कि मुन्नस इलाही के घर में इतना पैसा है कि पूरे इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं। आपका जो स्विस बैंक्स हैं, वहां पे इसहाकडार साहब ने 5 साल पहले कहा था इतने बिलियन ऑफ डॉलर पड़े, और भाई उनको लेके आओ। पेंडोरा लीक, पनामा लीक, वो किधर गए सारे डॉलर, किधर गए वो स्विस अकाउंट? क्या बात कर रहे हैं आप? हम ये रवायती बातें कर रहे हैं। IMF, no IMF, the money is there in Pakistan. There is no liquidity crunch in Pakistan. You have to have the courage, the conviction, the determination to जी go and ठीक। get हसन मुर्तजा साहब, 24 जी hours. आई गॉट योर पॉइंट। हसन मुर्तजा साहब, अरशद शरीफ के केस में कुछ पेशरफ्त क्यों नहीं हो पा रही? अब मुझे उनके केस, अरशद शरीफ साहब के केस के मुतालिक की कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं है हसन मुर्तजा साहब। यही तो दुख की बात है कि आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, और चीफ जस्टिस को भी नहीं है। कुछ हो ही नहीं रहा केस में। जी एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं ना आपको नहीं पता, तो ये किसी को भी नहीं पता मुल्क में, इस पे काम नहीं हो पा रहा, किसी की चीफ जस्टिस को भी नहीं पता। यकीनन नहीं हो पा रहा होगा जी। मेरे इल्म में जो चीज नहीं है, मैं उस पर क्या बात करूंगा जी।
ठीक ठीक, बहुत वैसे भी शुक्रिया प्रोग्राम मेरे ख्याल में आपका खत्म होने वाला है, जी। 2-3 जी मिनट है, वो भी किसी और से राय ले ले। मैं तो बैठने ही आया था, बैठा रहा हूँ। जी, मेरा मेरा ख़्याल है हमारे प्रोग्राम में आज थोड़ा वक़्त कम था, लेकिन मैंने कोशिश की कि सबको बराबर वक़्त दे सकूँ। प्लीज़ आप इसमें नाराज़ मत होइएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।